Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are starting our second chapter, that is Fundamentals of Mathematics Part 1. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो FOM 1 से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें, जैसे तुम फिजिक्स में भी तुमने एक चैप्टर देखा होगा, उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मैथमेटिकल टूल्स ही है, लेकिन ये मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ऐसे मैथमेटिकल टूल्स जिनके बेसिस पे तुम्हें आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट्स का यूज आएगा। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और इनका एक्चुअली कहें कि सिर्फ अकेले इस चैप्टर के बेसिस पे तुम्हें कुछ मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में जेईई एडवांस के, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप में जो तुम्हें एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर रहे होगे, लास्ट के 2-3 स्टेप्स ऐसे होंगे जहां पे तुम्हें इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। जैसे मान लो तुम इनिशियली एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, तो उसके बाद कुछ उससे टफ क्वेश्चंस करते थे जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता था। अभी क्या है, लगभग उसी तरीके की चीज है। जो हमारे जेईई एडवांस या जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, ठीक है, और कुछ जनरल मिसकॉन्सेप्शंस जो लड़कों के दिमाग में होती हैं इनके बारे में भी अपन समझने का ट्राई करेंगे। कि छोटे छोटे से पॉइंट्स, जैसे कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी आपको क्लियर कर रखे हैं। हमने फंक्शंस चैप्टर में भी आपको बोला ही था, फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ाते समय, कि अंडर रूट वगैरह के बारे में। जैसे कई लोगों को लगता था कि अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडर रूट 16 सिर्फ प्लस 4 होता है। इस तरीके के भी कुछ जनरल मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो यहाँ पे अपन ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने का। लॉगरिथमिक्स और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल कह लीजिए, जो पावर्स वगैरह की बात करते हैं, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1 इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम वाला पोर्शन, कि हम किस, जैसे हमने पिछले बार भी कहा था, कुछ होल नंबर, नेचुरल नंबर जैसी चीजें होती हैं, किनको होल नंबर बोलते हैं, किनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये एक तरीके से ट्री डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। इसमें मैंने नंबर सिस्टम के हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर हम कहें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस ट्री डायग्राम पे जाने के पहले। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, कोई भी नंबर जितने भी तुम दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, वो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कई लोगों को डाउट होगा कि भाई 2 में क्या कॉम्प्लेक्स है, तो वर्ड पे मत जाओ कि कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन होता है। ऐसा नहीं है भाई, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दुनिया में कुछ भी रखेंगे तो कोई सा भी नंबर लें, चाहे हम 5/7 की बात करें, √5 की बात करें, 3 की बात करें, पाई की बात करें, है ना, -5 की बात करें, कुछ भी लेते हो तुम, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से कहें तो बेसिकली हम स्टेटमेंट यहां पे दे सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो जितने भी नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी किसके पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पार्ट है। उनमें से कुछ पार्ट अलग अलग नाम दिया जा सकता है, लेकिन एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कि ये सबसे पहला पॉइंट है जहां पे आप इनिशियली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें आप मिस्टेक कर देते हो। क्या होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल चॉइस का है मान लो, और हमसे कहा गया कि कोई एक इक्वेशन सॉल्व करो, इसके कितने रूट्स आ रहे हैं। मान लो कहा गया x² - 5x + 6 = 0 के कितने रूट्स आ रहे हैं। हमने निकाला, सॉल्व किया, भाई अपने पास आ गया, अपने को पता ही है कि 2 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे लिखा हुआ है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो कई लोग मिस कर जाएंगे, इस ऑप्शन को रॉन्ग मार्क कर देंगे। ये गलत है। ठीक है, एवरीथिंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हारे पास कुछ आंसर आए ना आए, लेकिन जो भी आंसर, मतलब वो इंटीजर हो ना हो, फ्रैक्शनल हो ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा। तो सबसे पहली मिस्टेक यहां पे लोग कॉमनली क्या करते हैं कि बहुत छोटा सा नंबर देखा 2, 3, तो उसमें हम बोल देते हैं कि भाई इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन ऐसी चीज यहां पे रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स नेगेटिव स्कोर कर जाते हैं अपने एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस में। तो इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्सल सेट होता है नंबर सिस्टम का। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बियॉन्ड हो। सब कुछ कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस ट्री डायग्राम में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, सबसे बड़ा सेट अगर हम कहें, सारे नंबर्स का कलेक्शन जहां पे होता है वो, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही बोलते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट है रियल नंबर्स का और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स का। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स का मतलब क्या है, वो सारे नंबर्स जो तुमने अभी तक के लेवल तक देखे होंगे। जैसे तुमने देखा होगा भाई √3, तुमने देखा होगा -5, तुमने देखा होगा -1.75 बार, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, -1.75 बार, ऐसी चीजें। तो ये सभी क्या है, ये सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। पाई तुमने देखा होगा वो भी रियल नंबर है, पाई स्क्वायर कह दिया वो भी रियल नंबर है। तो अभी तक जितने भी नंबर्स तुमने डिस्कस किए होंगे वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे, ठीक है। हालांकि जब तुम अभी आगे यहां पढ़ना शुरू करोगे, अपना चैप्टर आगे इंक्रीज होंगे अपने धीरे धीरे, तो वहां पे आप देखोगे कि कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इमेजिनरी नंबर्स किस तरीके के होते हैं तो वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दिया गया 3 आयोटा या -2 आयोटा या फिर 2 ओमेगा, इस तरीके की चीजें। अभी के लिए और भी इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी के लिए मैं इस तरीके का कुछ नोटेशन दे देता हूं। ऐसी चीजें मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी होंगी, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, बट कम से कम अपने कोर्स करिकुलम में तो उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा कि 3i - 2i, इसको क्या पढ़ते हैं, 3 आयोटा -2 आयोटा 2 ओमेगा, इस तरीके की चीजें इसे बोली जाती हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स ये सभी कहलाते हैं। इनके बारे में अभी आपको आइडिया नहीं होगा मैक्सिमम लोगों को। बाकी जितने भी है हमने ऑलरेडी कहा कि सभी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखिए रियल नंबर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। रियल नंबर्स में हमने क्या कहा कि अब ये भी दो टाइप का होता है। पहला टाइप है रैशनल, दूसरा टाइप है इररेशनल। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हमने कर दिए, पहला रैशनल और दूसरा इररेशनल। ऑलरेडी हमने वैसे रिप्रेजेंट किया था कि रैशनल नंबर्स के सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इररेशनल नंबर्स के सेट को हम Q कॉम्प्लीमेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। रैशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स हैं जिनको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, यही होता था। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता था कि रैशनल नंबर्स हम P/Q के टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां P कैसा होना चाहिए, P इंटीजर होना चाहिए, Q भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट होती थी रैशनल नंबर्स के लिए। अच्छा, वो Q भी क्या होना चाहिए, Q शुड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0, यही होता था। क्या कहा हमने, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स बट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इररेशनल वहीं से क्लियर है, ऐसी सारी चीजें जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, दैट विल बी कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स का आपको एग्जांपल वैसे पता ही होगा, आगे हम उसको क्लासिफाई भी करने वाले हैं, लेकिन इररेशनल नंबर्स की बात कर लेता हूं मैं। इररेशनल नंबर्स जैसे पाई, एग्जांपल के तौर पे पाई एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। पाई के अलावा आप कहें तो ई के बारे में शायद कम लोगों को पता होगा, लेकिन ई एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का आता है, अराउंड 2.71 आप मान लीजिए, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन आपको आगे यूज भी करना पड़ेगा। पाई का तो सभी लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हो 3.14, लेकिन ई का भी आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। इसके लिए ये वैल्यू मैं अभी भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। ई क्या होता है, अराउंड 2.71 होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ई की वैल्यू को। तो इररेशनल नंबर्स में हमारे पास पाई हो गया, ई हो गया, पाई स्क्वायर कर सकते हो, है ना, √3 कह सकते हो। और इसी तरीके से किसी ने ऐसा बोल दिया 1.353678, ठीक है, 5, 7, कुछ भी ऐसे रैंडमली आता जा रहा है, तो ये भी क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। सबसे लास्ट वाले पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए हमने कहा कि पाई, ई, पाई स्क्वायर, √3 ये सारी चीजें क्या होती हैं, इररेशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको ऑफ कोर्स हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अब यहां पे एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन जो आता है वो क्या आता है, हम बोल देते हैं कई बार कि पाई क्या है, 22/7 है। ऐसा नहीं है। पाई 3.14 है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जब अभी फिर से जैसे हमने कहा कि एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम नहीं कंसीडर करते, 2 या 3 जैसे छोटे छोटे नंबर्स को। वैसे ही एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है कि 7 पाई और बगल में दिया जाता है दूसरा ऑप्शन 22। अपर मल्टीपल चॉइस में दोनों मार्क करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। मैथमेटिकली भाई वो फिजिक्स में होता है, मैथ्स में भी अभी तक तुमने अप्रोक्सीमेशन लिया था कि 7 पाई कितना होगा, अराउंड 22 होगा, दैट इज नॉट 22, ठीक है बात।
पाई 22/7 नहीं होता, क्योंकि अगर वो 22/7 हो जाता तो फिर ये इरेशनल ही क्यों रह जाता वो। इसी तरीके से अगर वो 3.14 हो जाता तो भी फिर तो उसको रैशनल की कैटेगरी में होना चाहिए था, उसको इरेशनल क्यों बोला गया? क्योंकि पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ वहां होता है, 3.14 समथिंग होता है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 वगैरह लेना गलत है। तो ये भी चीज आप एक बार को नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो क्या है कि हम इस तरीके पाई को 22/7 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, पाई इज पाई, पाई 3.14 टू 22/7 ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से ई, ये 2.71 जो मैंने बोला, ये भी इसका अप्रोक्सीमेशन है। ऐसा नहीं है कि ई की वैल्यू 2.71 होती है, नहीं, होती कुछ और है, लेकिन ये इरेशनल टर्म है। अब हमें उसको जब बाकी कंपेयर करना पड़ता है तो कुछ तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, जैसे हमें 3.14 की जरूरत पड़ती थी पाई के लिए, उसी तरीके से यहां पे भी ई की जरूरत पड़ेगी। इसका हमने अप्रोक्सीमेशन बोला कि ये अराउंड 2.71 जैसा होगा। अब देखिए यहां पे रैशनल और इरेशनल वाली बात हमने कर ली, इस वाले एग्जांपल को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब रैशनल में देखिए आप, रैशनल में हमने क्या कहा कि रैशनल में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। रैशनल में 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास सभी को पता है -5 +5 0 10 12 13 है ना, ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस हमने ऑलरेडी कहा p/q, ठीक है। और डेसिमल्स, तो डेसिमल्स में भी क्या है कि सारे डेसिमल्स को हम नहीं बोल सकते कि ये रैशनल होंगे। कौन कौन से डेसिमल्स रैशनल होते हैं वो मैं आपको एक बार को लिख देता हूं यहां पे। डेसिमल्स में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी? एक तो आएंगे फाइनाइट डेसिमल्स। फाइनाइट डेसिमल्स का मतलब है ऐसे डेसिमल्स जो कि एंड हो जाते हैं, जैसे 1.35678 एंड हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा रहता तो दिक्कत हो जाती। यहां पे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए कैसा नंबर है? फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट के बाद एक और बात करते हैं हम, ये तो फाइनाइट डेसिमल्स हो गए। इसके अलावा दूसरे होते हैं कौन से? रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे डेसिमल्स जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सेट बार बार रिपीट कर रहा हो, ये एंड नहीं होते। जैसे ये था फाइनाइट, मतलब ये कहीं जाके एंड हो गया, लेकिन रेकरिंग ये एंड नहीं होते हैं, ये चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, लेकिन इनमें भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। 1.35676767, इसी को हम पहले तुमने ये 9th-10th में सॉल्व किया होगा, 3567 बार ऐसे लिख देते थे, ठीक है। इसका मतलब था कि ये बार वाली यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होगी, और इसको हम डेसिमल्स ये रेकरिंग डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करते थे। ये क्वेश्चंस तुमने 9th वगैरह क्लास में या 8th क्लास में सॉल्व किए होंगे। तो ये हमारा रहा डेसिमल्स के 2 टाइप, जो कि हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आए। लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैंने कहा कि ऐसा मैं डेसिमल नंबर लूं जो कि एंड भी नहीं होता, मतलब नॉन फाइनाइट है, और उसमें कुछ रेकरिंग भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस, यहां पे आप देखिए 35367857 कुछ भी आते जा रहा है, कुछ भी आते जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं हम? नॉन फाइनाइट और नॉन रेकरिंग। तो ऐसे जो डेसिमल्स होंगे जो कि नॉन फाइनाइट नॉन रेकरिंग की कैटेगरी में आएंगे, दोज विल बी कॉल्ड इररेशनल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें एक कैटेगरी आती है, कौन सी? नॉन फाइनाइट, ये इररेशनल की कैटेगरी है, नॉन फाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये हमारे पास सारे टाइप्स हो गए रैशनल के। रैशनल में हमने क्या कहा? इंटीजर सभी को पता है, p/q, फ्रैक्शंस सभी को पता है। डेसिमल्स में 2 टाइप्स ही केवल आएंगे, कौन से? फाइनाइट और रेकरिंग डेसिमल्स। आई होप कि फाइनाइट और रेकरिंग डेसिमल्स आप समझ गए होंगे। रेकरिंग का मतलब होता है जबकि एक पर्टिकुलर यूनिट बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हो डेसिमल नंबर में, और वो डेसिमल नंबर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सो दैट कि ये 6 7 को मैं दिखा सकूं कि ये बार बार रिपीट कर रहा था। फाइनाइट जाके कहीं एंड हो गया तो बात वहीं खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन में आप देखिए 2 टाइप के इंटीजर्स हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। एक हमने कहा है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा कहा है हमने होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर सभी को पता है, -1 -2 -3 अप टू कहीं भी चले जाओ माइनस में, तो ये क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर्स में हमारे पास क्या क्या है? होल नंबर्स में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है 0 और एक है नेचुरल नंबर। पहले भी मैंने कहा था होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? W से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरीके से इंटीजर्स को किस में रिप्रेजेंट करते थे? I से।
यहां पे इसको लिख सकते हो तुम i माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर सेट को रिप्रेजेंट करते थे w से। मैंने पहले भी जिक्र किया था होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में एक जीरो अलग आता है और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर सेट n, ये कहां से स्टार्ट होते हैं, इनमें टर्म्स आते हैं 1 2 3 4, ये सारे टर्म्स आते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद बात करें कि नेचुरल नंबर्स मतलब, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो कि तुम काउंट कर सको। जीरो को काउंट थोड़ी ना किया जा सकता है, नेचर में थोड़ी ना दिखता है कि ये जीरो है, ठीक है। जो चीज काउंटिंग में आती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। 1 2 3 4 ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना चाहिए। नेचुरल नंबर्स में भी देखिए, नेचुरल नंबर्स में भी दो पार्ट्स मैंने किए हैं, पहला पार्ट है प्राइम और दूसरा पार्ट है कंपोजिट नंबर्स का। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि 1 और इटसेल्फ इन्हीं से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर्स जिनका कम से कम कोई एक ऐसा फैक्टर हो रेदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में वैसे डेफिनेशन तो सभी को क्लियर होगी। प्राइम में वैसे मैं देखूं तो कुछ कंफ्यूजन रहता है, प्राइम की बात कर लेते हैं हम एक बार। तो प्राइम में आप देखिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 1 प्राइम नहीं है और ना ही वो कंपोजिट है। तो ये पार्ट मैं लिख देता हूं, 1 इज नॉट अ प्राइम, बल्कि ऐसे लिखो 1 इज नाइदर अ प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, 2 के बारे में बात करें तो 2 जो है वही एक ऐसा नंबर है, 2 को क्या बोलोगे, 2 तो इवन भी है ना और प्राइम भी है। क्या और कोई इवन नंबर ऐसा हो सकता है क्या कि जो कि प्राइम भी हो, नहीं ना पॉसिबल है। इवन नंबर है मतलब 2 एक फैक्टर है। तो अपन देखें तो अपन क्या बोलेंगे, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, 2 है। कई बार क्वेश्चंस में 2 बोलने की जगह पे वो बोल देते हैं कि a इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए a इज नथिंग बट 2। तो 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक और चीज रहती है प्राइम नंबर्स के बारे में, हम बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। या तो उनको लिखा जा सकता है 6n-1 फॉर्म में, या फिर उनको लिखा जा सकता है 6n+1 फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कहा कि 5 या 5 से बड़े की बात कर रहा हूं मैं, 2 3 तो छोटे प्राइम नंबर्स हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। 5 से स्टार्ट करें तो देखो पहला 5 जो है प्राइम नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अपन ऐसा नहीं कह रहे कि इस तरीके का हर एक नंबर प्राइम नंबर होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। एक बार को अपन ऐसे इसको फिर से मैं रिफ्रेम कर लेता हूं, इसको अपन लिख लेते हैं, प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन as 6n+-1 where n belongs to natural number. Vice versa is not true. क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि प्राइम नंबर जो होगा उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो इस तरीके का हो उसको हम प्राइम बोलते हैं। ये फिर से एक बात ये एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो 3 से बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, 5 की बात करता हूं। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 चूंकि एक प्राइम नंबर है इसलिए उसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, 6×1-1 लिख सकते हो। 7 एक प्राइम नंबर है, उसको क्या लिख सकते हो, 6×1+1 ऐसा लिख सकते हो। और आगे देखो 5 7 के बाद 11 की बात कर लेते हैं, 6×2-1, ठीक है। 13 6×2+1, ठीक है। 17 6×3-1, 19 6×3+1, ठीक है। यहां तक तो बात बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब 4 पे आते हैं। 6×4+1 लिया, ये तो 25 बन गया ना। 25 तो प्राइम है नहीं। तो यही चीज मैंने कही थी कि जो नंबर प्राइम है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जो भी इस तरीके से नंबर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने 25 ऑब्टेन कर लिया, तो वो प्राइम है, ऐसा गलत होगा स्टेटमेंट। तो अपन क्या कह रहे हैं, जो प्राइम नंबर है उनको ऐसा लिखा जा सकता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। इस टाइप का हर एक नंबर जो है प्राइम नंबर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में ये 3 एक बार हमने पॉइंट्स बता दिए हैं आपको। एक दो और डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को भी अपन अगर लिस्ट करना चाहें तो उनमें जैसे हमारे पास एक होता है कि ट्विन प्राइम्स, ठीक है। आप टर्म देखोगे कई बार, मैं यहीं पे लिख देता हूं,
ट्विन प्राइम्स, ठीक है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, ये भी टर्म्स चूंकि हम यूज करेंगे, डेफिनेशंस वगैरह इसकी पता होनी चाहिए, बहुत खास बात नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम्स का मतलब है कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। बात समझ में आ रही है आपको? दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5, ठीक है। तो ये जो 3, 5 हैं, इनको बोला जाएगा कि these 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। सिमिलरली 5, 7 इनको भी बोला जाएगा ट्विन प्राइम्स, ठीक है। और आप आगे देखिए 29, 31, बड़े नंबर्स में भी देख लेते हैं, 29, 31, ये भी क्या बोले जाएंगे, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या है? ट्विन प्राइम्स का मतलब है कि इस तरीके का एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, जिनमें ए और बी दोनों प्राइम हो और ए माइनस बी भी क्या हो जाए, 2 के बराबर हो जाए, ठीक है। प्लस माइनस 2 मतलब डिफरेंस कह लो तुम, कि ए और बी का जो डिफरेंस है, ये सिंबल समझते होगे, ए और बी का डिफरेंस वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो एक ये भी टर्म है हमारे पास ट्विन प्राइम्स की। ट्विन प्राइम्स के बारे में हमने क्या कहा कि ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर ट्विन प्राइम कहलाएगा जब वो दोनों ए और बी दोनों ही प्राइम हो और उनका बीच का डिफरेंस भी कितना हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। कुछ डेफिनेशंस हम और भी देख लेते हैं। ट्विन प्राइम्स को भी मैं एक बार को वैसे फिर से लिख देता हूं, ठीक है। ए कॉमा बी, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम इफ ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। दिस टू आर प्राइम नंबर्स सच दैट ए माइनस बी, या फिर कहो ए डिफरेंस बी, ठीक है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर ए और बी का डिफरेंस जो है 2 के बराबर है और दोनों प्राइम नंबर हैं, देन दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले ही बता दिया था, 3, 5 हो गया, 5, 7 हो गया, 29, 31 हो गया, ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। फिर एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब है कि ऐसे दो इंटीजर्स, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स बल्कि कहो, जिनका HCF जो है 1 होना चाहिए, ठीक है, उनको बोला जाएगा कि दे आर को प्राइम, या फिर उसी को बोल देते हैं हम रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो वो भी टर्म मैं लिख लेता हूं, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। क्या डेफिनेशन बोली मैंने कि A and B, these two numbers will be called co-prime if, या फिर relatively prime if their HCF is 1. तो two natural numbers, ठीक है, two natural numbers are called co-prime if their HCF is 1, ठीक है। तो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, यही, टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है। HCF तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता ही होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो अगर 1 के बराबर है तो हम बोलेंगे कि दीज टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम हो। जैसे आप बात कर लीजिए 4 और 13 की, ठीक है, तो 4 और 13 आर रिलेटिवली प्राइम, कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि भाई 4 कोई प्राइम नंबर है ऐसी बात तो नहीं है ना, लेकिन 4 और 13 का HCF हमें निकालना था। अगर वो HCF 1 आ गया तो हम बोल देंगे कि दे आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। इसी तरीके से आप देखो, अगर मैं उठाता हूं इसमें से 4 और 15, ठीक है, इन दोनों का HCF भी आप क्या बोलोगे, इन दोनों का भी HCF 1 ही आएगा। ऑल्दो ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स थे, लेकिन फिर भी ये दोनों का HCF चूंकि 1 आया, दे विल बी कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी एक दो टर्म्स हो गई जिनका हमने डेफिनेशन यहां पे दिया है। मैं एक बार को HCF वगैरह भी एक बार को रिवाइज करा देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज भूल गई होगी फ्रैक्शंस वगैरह के केस में, तो मैं एक बार को वो छोटे छोटे पॉइंट्स फिर से लिख देता हूं। भाई बेसिक LCM HCF तो आता ही है सभी को, ठीक है, ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं और होप की मतलब आप इन एजम्पशंस पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें HCF निकालना है फ्रैक्शंस का, A/B, C/D, E/F, इन सबका मान लीजिए आपको HCF निकालना था, ठीक है, HCF ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या करना होगा आप, HCF निकालने का मतलब क्या होता है,
HCF निकालने का मतलब होता है कि दिस एक्स, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कैसे निकालते हैं, ऊपर ऊपर वालों का HCF ले लो, नीचे नीचे वालों का LCM ले लो, यही करते हैं, ऊपर ऊपर वाली चीजों का HCF। तो अगर हम कहें रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स ACE, ठीक है, एंड नीचे क्या आएगा, LCM ऑफ BDF। ये बात ठीक है क्या? तो HCF अगर 3 फ्रैक्शंस का हमें निकालना था तो जो चीज निकालनी है वो चीज न्यूमरेटर पे अप्लाई करो, दूसरे वाले में उसका उल्टा। मतलब यहां HCF अप्लाई कर निकालना था, हमने न्यूमरेटर्स पे HCF अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में उसका उल्टा, मतलब LCM ट्राई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप कहो कि LCM मुझे निकालना हो, LCM ऑफ दीस एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो वो क्या आएगा? तो अभी मैंने कहा यहां पे HCF निकालना था तो आपने न्यूमरेटर में HCF लिखा, यहां पे LCM निकालना है तो आप न्यूमरेटर में LCM लिख दो, LCM ऑफ ACE और डिवाइडेड बाई HCF ऑफ BD एंड F। तो ये हमारा LCM और HCF वाली चीजें यहां पे हो गई। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा इन दोनों तक कम से कम। अब एक ऐसी चीज जो आपको नहीं पता होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि A और B ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, A और B 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का LCM, ठीक है, आप निकालिए। क्या LCM हमेशा डिफाइंड होगा? फिर से सोचिएगा कि, बल्कि मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देता हूं। क्वेश्चन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए जबकि हम बोलेंगे कि 2 नंबर्स का, ध्यान दीजिएगा नंबर्स बोला है मैंने, नेचुरल नंबर नहीं बोला है, ठीक है, 2 नंबर्स का LCM एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन LCM ऑफ A एंड B इज डिफाइंड, ठीक है। अभी तक तो हम बात क्या करते थे, LCM हमेशा अपने को मिल ही जाता था, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा क्या होगा कि हमारे पास जो भी टर्म्स दिए गए होंगे वो ऐसे ही टर्म्स रहे होंगे जिनमें हमारा आपका ये दोनों नेचुरल नंबर्स थे, फ्रैक्शंस थे, ऐसी ही चीजें हमने देखी होंगी, ठीक है। अब मैं उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। रीजन ये है कि A और B का LCM केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि A और B का जो रेशियो है वो रेशियो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अगर A और B का रेशियो इररेशनल हो गया तो फिर मतलब हम कहें तो उसका LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि LCM ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A एंड B बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप, खास करके 12th में तो जाते जाते स्टार्टिंग में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो LCM ऑफ A एंड B एग्जिस्ट्स, ठीक है, इफ A बाई B, ठीक है, A बाई B कह लो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई कहीं 0 वगैरह आ गया A या B में से, तो जो भी रेशियो डिफाइंड हो A बाई B और B बाई A इज रैशनल। अगर ये रेशियो जो है वो रैशनल है तब तो हमारे पास LCM एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो इससे सबसे पहला जो आपको दिक्कत में अगर देना चाहूं तो सबसे पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक चीज आपको बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि LCM ऑफ 1 एंड √3, तो आधी जनता अभी भी कहेगी कि इसका LCM कितना आएगा, √3 आएगा। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया, ये A और B थे, इनका अगर आप रेशियो देखिए A बाई B, वो कैसा आ रहा है, √3 आ रहा है या फिर 1 बाई √3 आ रहा है। ये कैसा नंबर है, ये तो हमारा इररेशनल नंबर है भाई। यहां पे A बाई B हम निकालने गए, LCM बोलने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि LCM एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, अदरवाइज जब एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर कुछ भी बोलने का क्या ही मतलब है। A बाई B की बात करते हैं, A बाई B कितना हो जाएगा अपना, √3 बाई 1, यही हो जाएगा। अब आप देखिए, या फिर 1 बाई √3 किसी ने कर लिया होगा, तो अगर A बाई B इररेशनल आ गया तो हमने अभी बोला ना कि LCM डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में चूंकि ये इररेशनल क्वांटिटी है, ठीक है, चूंकि ये इररेशनल क्वांटिटी है तो अपन क्या बोलेंगे, LCM ऑफ A एंड B डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं DNE लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंटली आगे भी यूज करूंगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज के लिए, डज नॉट एग्जिस्ट के लिए, ठीक है बात। तो बहुत सिंपल सी चीज दिख रही थी यहां से 1 एंड √3, लेकिन इसका LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो कैसा आ गया, हमारा इररेशनल आ गया। वहीं पे अगर आप देखिए मैं इस तरीके का केस लेता हूं, √3 एंड 2√3, तो इस बार एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों?
क्योंकि आप देखिए कि √3 और 2√3 इनका रेशियो कैसा है, रैशनल है ना। तो अगर इन दोनों का रेशियो रैशनल है तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात, यहां पे एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम सोचें कि भाई ये एलसीएम, चलो मैंने बोल दिया एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा वो, तो आप सबसे पहले देखो, आप रैशनल का जो इसमें कुछ रैशनल पार्ट है क्या, तो रैशनल पार्ट के तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसमें अगर मैं कहूं तो 2 × √3 इस तरीके से लिख सकता हूं। रैशनल का अलग से एलसीएम निकाल लो, इररैशनल वाली चीज एज इट इज चिपका दो। बात समझ में आ रही है क्या? 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, √3 एज इट इज तुम चिपका सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी अगर मैं कहना चाहूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 3√3 और 5√12 है ना इनका, तो अब आप देखिए सबसे पहले चेक करिए कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो मान लीजिए आप a बाई बी चेक करने गए, कितना आएगा, 5√12 डिवाइडेड बाई 3√3 मान लीजिए, कर दिया तो √12/√3 तो कितना हो गया, 2 हो गया ना, और 5/3 इधर से, मतलब ये आ गया आपका 10/3। इसलिए a बाई बी कैसा है हमारा, a बाई बी हमारा बिल्कुल रैशनल नंबर है। ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब अगर a बाई बी हमारा रैशनल हो चुका तो इसका मतलब एलसीएम हमें लिखना पड़ेगा। अब वो एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या बोला अभी, आप चिंता करिए सबसे पहले रैशनल की। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इररेशनल क्वांटिटीज लेकिन डिफर कर रही हैं, अब मेरे को दिक्कत हो गई। इररेशनल क्वांटिटीज चूंकि डिफर कर रही थी तो पहले मैंने ट्राई किया कि इसको तो कन्वर्ट करके सेम बनाया जा सकता है ना। इसको मैंने सेम बनाने के लिए क्या किया, 5√12 को लिख दिया 10√3, लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया कि 3√3 और 10√3 इनका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या करूंगा, रैशनल की टेंशन लूंगा मैं। 3 और 10 इनका हमने एलसीएम निकाला, कितना आएगा, 30 आएगा, और इररेशनल वाली चीज को एज इट इज चिपका दिया, तो 30√3 ये इस बार इसका एलसीएम हो गया। ठीक है क्या? इसी तरीके से आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैं पाई और पाई स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो फिर से वही दिक्कत है कि पाई और पाई स्क्वायर दोनों का रेशियो कैसा हो गया, इररेशनल हो गया। ठीक है, दोनों का रेशियो आया पाई, जो कि एक इररेशनल क्वांटिटी है, इसका मतलब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पॉइंट कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये पॉइंट मैक्सिमम लोगों को आपको पता नहीं होगा, तो ये बात पे खास करके ध्यान दीजिएगा। एलसीएम दो नंबर्स का केवल तभी एग्जिस्ट करता है जबकि उन दोनों का रेशियो किस तरीके का हो, रैशनल नंबर हो। अब कुछ हम फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ जनरल मिसकंसेप्शंस। जैसे हमने एलसीएम की बात की, ये मिसकंसेप्शन नहीं बल्कि ये तो अननोन चीज रही होगी। लेकिन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ चीजें जिनके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, जो नोटेशंस कुछ होते हैं जिनके बारे में हम डायरेक्टली थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें उन्हें समझने में, या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अब क्या करें, इस पूरे, अगर हम कहें कि पूरी जर्नी में जेईई की प्रिपरेशन में वो सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो अपने को वो समझना तो पड़ेगा ही। तो एक बार को वो फिर से हम ट्राई करते हैं इन मिसकॉन्सेप्शंस को अवॉइड करने की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम रियल नंबर लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, ठीक है, तो 2 नंबर्स के बीच में, चाहे वो दोनों रैशनल हो या 2 इररेशनल नंबर्स हो या कोई कुछ भी हो, 2 नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि 25 और 26 के बीच में कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात ठीक थी। लेकिन 25 और 26 के बीच में देखें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सही है बात? अब 25-26 के बीच में आप कहोगे क्या, तो 25.1 एग्जिस्ट करेगा, है ना। √626 ये भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि दोनों इंटीजर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए आप कि मैं कहूं कि 1.1 और 1.2 के बीच, ठीक है, इसके बीच क्या एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं भाई। हम ले सकते हैं ना 1.1 और इसमें मान लो मैंने 1/100 ऐड कर दिया, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम नीचे 0 बढ़ाते जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तुम 0 बढ़ा रहे हो, 0 बढ़ा रहे हो, तो हर बार एक एक क्वांटिटी मिलती ही जा रही है हमें, जो कि जैसे तुमने कहा कि 1.1 प्लस 1/100 ये 1.1 के सबसे क्लोज होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं 2 0 और बढ़ा देता हूं, मैं भी खाली बैठा था, तो तुमने कहा चलो इसी को मान लिया, मैंने कहा फिर 2 0 बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं हम बता सकते कि जो कि इससे जस्ट बड़ा होगा। ठीक है, 1.1 से जस्ट बड़ा अगर कोई कहता है ये नंबर होगा, तो तुम 2 0 और बढ़ा दो। ठीक है, ये और क्लोज हो गया 1.1 के, फिर और बढ़ा दो,
ठीक है, इस तरीके की चीजें हो गई है ना। तो आप बात को सारे समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा है, सबसे पहले हमने ये कहा कि अगर हम नंबर्स लेते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज साइमल्टेनियसली हमने ये भी कहना चाहा कि अगर हमसे कोई कहता है कि 2 से जस्ट बड़ा, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.1 से जस्ट बड़ा क्या होगा, तो उस बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। 1.1 से जस्ट बड़ी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। 1.1 से जस्ट बड़ी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कहीं भी आगे जाने के पहले मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या था, हमने बोला कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल और इररेशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल या इररेशनल नंबर्स के बीच में हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, सेकंड पॉइंट हमने ये बोला कि कोई एक नंबर अल्फा है, अल्फा से जस्ट बड़ा, और अगर जस्ट बड़े के बारे में नहीं बोल सकते तो ऑफकोर्स जस्ट छोटे के बारे में भी नहीं बोल सकते हो। तो जैसे हमसे कहा जाए 1.1 से जस्ट छोटा, तो कुछ नहीं, जैसे प्लस की जगह माइनस करते जाओ, सेम काम, ठीक है, सेम चीज होती जाएगी। तो अपन आगे कहते हैं कि देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन, या फिर ऐसे कहो देयर इज नो नंबर जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन अल्फा, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि अल्फा, कोई एक स्पेसिफिक नंबर था, उससे जस्ट बड़ा हो या फिर छोटा हो। क्यों नहीं हो, वो चीज हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। थर्ड पॉइंट एक और होता है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मान लीजिए कि हमने आइडिया ऑफ इंटरवल्स की ऑलरेडी बात कर रखी थी। आइडिया ऑफ इंटरवल्स में हम इस तरीके का नोटेशन यूज करते थे, है ना, इस तरीके का नोटेशन यूज करते थे। मान लीजिए पहली बार मैं दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट लेता हूँ, अगली बार मैं दोनों ओपन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ इस तरीके का। यही 4 चीजें पॉसिबल थी, वहां पे दोनों ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्लोज, यहाँ पे दोनों ओपन, यहाँ पे एक क्लोज एक ओपन, यहाँ पे एक ओपन ये क्लोज। तो अगर हम कहें कि इस इंटरवल का सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो 8। सबसे छोटा टर्म कौन सा है, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ 3 और 8 दोनों ही एक्चुअली पॉसिबल थे, 3 और 8 दोनों को इंक्लूड किया गया था। अब जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म में आएंगे, नेक्स्ट टर्म में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर कहूं मैं सबसे छोटा टर्म कौन सा है, तो 3 तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि 3 एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 3 को तो इंक्लूड ही नहीं करना था। इसका अगर मैं रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखूं तो कुछ इस तरीके का होगा ना, यहाँ 3 और यहाँ 8, 3 और 8 पे तो होल्स है, इसका मतलब कि बीच के पॉइंट्स केवल हमें लेने थे। तो अगर मैं कहूं कि 3 सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे जाना होगा ना, और उसके लिए अभी जस्ट मैंने कहा कि 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका मतलब कि अगर यहां पे कहें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या पॉसिबल है, अनडिफाइंड। और उसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू भी क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि 8 तो है नहीं, 8 से जस्ट छोटा वो कुछ होता नहीं, तो इसलिए मिनिमम या मैक्सिमम अगर हम कहें इस इंटरवल में तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। फिर हम इस इंटरवल की बात करते हैं। इस इंटरवल में आप देखिए क्या बोला जाएगा, ये 3 को इंक्लूड करता है, 8 को स्किप कर देता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस बार हमें क्या बोलना पड़ेगा, अनडिफाइंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि 8 एक्चुअली अटेन नहीं हो रहा है। उल्टा यहां पे हो जाएगा, यहां पे आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू 3 नहीं बोल सकते, 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू अपने को एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी तरीके से अगर हम कहें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी 8 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन रहता है कई बार, ऑल्दो ये पता है मुझे कि ये 12th क्लास में आप जब जाएंगे और सेम इसी चीज को लेकर के कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस में, तो वहां पे आपको जाकर के इस चीज को रियलाइज करने में और उसे मतलब एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फिर भी अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है कि किसी एक नंबर से जस्ट बड़ा या फिर जस्ट छोटा ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें दिया गया 1/∞, ठीक है, या फिर मैं ऐसी बात कर लेता हूं 1/, हाँ बल्कि पहले तो ऐसे ही लिख लो आप
कि इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्या है, एक नोटेशन है। इन्फिनिटी बस एक नोटेशन है बहुत लार्ज नंबर का। ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटी कोई नंबर है, हमने उसको रियल नंबर लाइन पे कह दिया कि भाई देखो यहाँ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इन्फिनिटी एक नोटेशन है किसका, चाहे प्लस इन्फिनिटी लिखो, चाहे निगेटिव साइड में जाओ और माइनस इन्फिनिटी लिखो, वो क्या है, एक नोटेशन है जो कि केवल लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब एक्चुअली इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो सबसे पहली चीज जो हमने ऑलरेडी भी आपको मतलब सेट्स वगैरह में बता रखी थी, क्या था कि इन्फिनिटी जब भी हम, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक ब्रैकेट लिखना चाहते हैं 3 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लेते हैं। इन्फिनिटी इसलिए ओपन लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी एक्चुअली तो कोई कंटेन कर ही नहीं सकता है। इन्फिनिटी एक नोटेशन था, एग्जैक्ट नंबर उसका नहीं हमें मालूम था, इसलिए हमने क्या कहा कि इन्फिनिटी बस एक नोटेशन है कि कितने बड़े भी नंबर यहां पे लिए जा सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी खुद में कहें तो इन्फिनिटी खुद में कोई नंबर नहीं है। अब आप इसी चीज को देखिए कि जब हम 1/0 की बात करते हैं तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। 1/0 बल्कि किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड होता है। 1/0 को हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट कह लो या फिर अनडिफाइंड कह लो, इट इज नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक आपको मिसकंसेप्शन रहा होगा, 1/0 को आप इन्फिनिटी बोलते हो आप, उसका मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था ना पहले भी, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन या कहें फ्रैक्शन ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को आगे के चैप्टर होंगे, जैसे किसी ने कुछ लिमिट्स वगैरह पढ़ रखी होगी तो उसे वहां पे डाउट, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं ये बात तो गलत है, लेकिन वो अगर आप लिमिट से इसको कोरिलेट कर रहे हैं तो लिमिट इज होल अनदर थिंग, ठीक है। उसकी बात हम लिमिट वाले चैप्टर में ही करेंगे कि वहां पे ये इस एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा मतलब किसी को पता है लिमिट्स के बारे में और ये सोचे कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट्स वाले चैप्टर में होता था तो वो बात गलत है, ठीक है। वो क्यों गलत है वो चीज हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये कहा कि डिनोमिनेटर में 0 होना ही नहीं चाहिए, 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हम बोल देंगे अनडिफाइंड। इसी तरीके से 1/∞ इज इक्वल टू 0, ये भी बात उतनी ही गलत है क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं। अगर इन्फिनिटी यहाँ पे आ रहा है तो आप पक्का कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए हो या फिर क्वेश्चन ही मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। तो अपन कह लें कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, इन्फिनिटी एक नोटेशन है बस बहुत लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है बात। फिफ्थ, अब नेक्स्ट अपन एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक डाउट वैसे इन चीजों से रिलेटेड भी कुछ लोगों को हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि 2 से जस्ट छोटा, और 2 से जस्ट छोटा में कई लोग सोचेंगे कि भाई मैं अगर 1.9 बार लगा दूं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। 2 को अगर मैं कहूं कि 1.9 बार अगर मैं लिख देता हूं 2 से जस्ट छोटा, तो ये तो इससे बड़ा तो कोई नहीं लिख पाएगा। तो अब मैं ये कहूंगा इसका काउंटर लॉजिक कि 1.9 बार तो खुद ही 2 के बराबर होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने खुद भी सॉल्व किया होगा, अगर आपको याद हो तो आप फिर से इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। रिकरिंग डेसिमल्स को हम जैसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो आपको पता होना चाहिए कि 1.9 बार का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये खुद क्या हो जाता था, 2 के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो खैर ये चीजें खैर जेईई के सिलेबस में नहीं है ऑफ कोर्स कि 2 और 1.9 बार को हमें कंपेयर करना पड़े, लेकिन अपन यहां पे कह सकते हैं कि 1.9 बार इज नॉट जस्ट लेस देन 2, ठीक है। 1.9 बार और 2 एग्जैक्टली एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। 6th, अब देखिए और क्या मिसकंसेप्शंस होती हैं। जैसे अगर हमने कह दिया कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसके ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहेंगे कि भाई इक्वल टू कहां से आ गया, इक्वल टू तो होना ही नहीं चाहिए, 4 तो ग्रेटर देन 3 होता है। तो ये भी बात यहां पे गलत है, आप अंग्रेजी पे उसकी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो गणित में लिखा हुआ है इस तरीके का एक्सप्रेशन, इसकी अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या कहा गया, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने ऑलरेडी सेट्स में भी कहीं पे इस पार्ट को भी मेंशन करने का ट्राई किया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि भाई 4 अगर 3 से बड़ा हो गया तो भी काम चलेगा, बराबर हो गया तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहां पे और लगा हुआ है, अंग्रेजी वाला और है,
ठीक है, हिंदी वाला और नहीं है, अंग्रेजी वाला और है। तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 4 ग्रेटर देन रहेगा, कुछ गलत बात कही क्या उसने, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नहीं कही, इसलिए क्योंकि भाई 4 इक्वल टू 3 थोड़ी ना कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 4 3 से बड़ा हो जाए तो भी ठीक है, 4 3 के बराबर हो जाए तो भी ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर मैंने कह दिया कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट था। 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला स्टेटमेंट, अब आप खुद से सोचो इसको फिर से, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी दिक्कत है तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लो, क्या बोलोगे, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, 2 या तो 2 से बड़ा है या तो 2 के बराबर है, तो ये बात ठीक है ना। या कहने का मतलब क्या होता है, और कहने का मतलब क्या होता है कि भाई दो ऑप्शंस हैं अपने पास, दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अपना सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो सेम चीज यहां पे भी, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बात बिल्कुल सही थी, तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। वहीं पे अगर हम देखें कि 2 लेस देन 3 कह दे कोई, 2 लेस देन 3, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेस देन और इक्वल टू 3 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ग्रेटर देन और इक्वल टू इससे रिलेटेड हमारे पास एक मतलब एक्सप्रेशन रहा, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 7th हम कुछ और भी नोटेशंस की बात करते हैं 7th पॉइंट में। यहां पे हमारे पास क्या क्या है, अगर मान लीजिए आपको दो चीजें कही जाती हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट एक टर्म होता है और एक होता है फॉर ऑल, ठीक है। पहले मैं इसको सिंबल्स दिखाता हूं, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब जैसे आप स्टेटमेंट समझने का ट्राई कीजिएगा, मैंने कह दिया कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सही है क्या। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, प्लस 2 ऐड करोगे तो वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, अब अंग्रेजी समझो क्या कह रहा है कि हर एक एक्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 के बराबर होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये सिंबल का क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो ये चीज भी यूज की जाएगी फ्रीक्वेंटली, बुक्स में भी होगी, मैं भी यूज करता रहूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस तरीके का कुछ जो दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फॉर ऑल एक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरीके से आप कहें एक ये इस तरीके का टर्म रहेगा, इसको पढ़ते क्या है, ये चीज बनाई और एक्स बनाया, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन एक्स कह लीजिए आप, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ठीक है, एक्स नहीं, गलत जगह नहीं जाना है एक्स से, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ठीक है। तो कोई एक्स अगर इस तरीके का एग्जिस्ट करता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता हो, जैसे अगर मैं फिर से उन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ, एक्सप्रेशंस हमारे यही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और उनके साथ फॉर ऑल की जगह पे मैं ये सिंबल यूज करता हूं, क्या लिखा जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या कहा गया, अंग्रेजी समझो, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सही है क्या। हाँ, हमसे यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी एक एक्स एग्जिस्ट कर जाए तो काम खत्म, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, कोई भी एक एक्स एग्जिस्ट कर जाए तो काम खत्म अपना। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। कोई तो एक्स है ना, सारे एक्स ही हैं, तो इसका मतलब कि कोई भी एक्स ले लो, हमें तो क्या काम था, हमें एक भी एक्स मिल गया तो अपन बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बात समझ में आई क्या, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, कम से कम एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात ठीक है क्या, अगर ये बात ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्स हैं, हमारा तो एक ही से काम चल जा रहा था। अब आप देखिए, अगर अगला स्टेटमेंट जो था, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, अब आप इसमें सोचिए, इसमें क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये बात भी कैसी हो गई, ये बात हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे एक्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा 4 के बराबर हो जाए। तो अब
कब दिक्कत आएगी? जब हम ऐसा बोल देंगे देयर एग्जिस्ट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अब समझो, कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता है, हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक है? कोई ना कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। ऐसा है क्या कोई एक्स? नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम कुछ और भी लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए आप लिख दो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर बल्कि ऐसा ही लिखता हूं एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट एक तो मिला ना अपने को, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा ना। इसने क्या कहा कि कम से कम कोई एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर मेरा कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, अभी मैंने लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ये चीज एक्सप्लेन की थी। 0 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी क्या? अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो इसका मतलब कि ये एग्जिस्टेंशियल, मतलब अगर हम कहें इसको, अपन टर्म्स और भी हैं इसके लिए, लेकिन अभी हम देयर एग्जिस्ट से इसको पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा रहा फॉर ऑल एक्स और देयर एग्जिस्ट वाला टर्म। फिर अपन बात करते हैं एक और एक्सप्रेशन की, ये ज्यादातर लोग देखे होंगे, इंप्लाइज वाला, ठीक है? ऐसा सिंबल, ठीक है? तो अच्छा नहीं बनाया, देख लीजिए, ठीक है? ये इसका मतलब क्या होता है? इंप्लाइज दैट, ठीक है? तो इंप्लाइज दैट तो बहुत सिंपल सा है, उसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको थोड़ी दिक्कत में डालूं। अब देखिए, जैसे इंप्लाइज दैट में क्या होगा, जब मैं ये कहूंगा x इक्वल टू 3 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये मेरा स्टेटमेंट 1 रहा। स्टेटमेंट 2 मैंने ऐसा लिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 3। अब आप बात बताइए कि कौन सी बात आपको कितनी सही लग रही है? क्या कहा जा रहा है? एक्स इक्वल टू 3 इंप्लाइज, मतलब एक्स इक्वल टू 3 से ये बात क्लियर होती है, ठीक है? इसका मतलब ऐसे ही समझ लो तुम, इससे ये बात क्लियर होती है, ऐसा ही समझ लो। एक्स इक्वल टू 3 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, बात क्लियर होती है क्या? कि x इक्वल टू 3 से ऐसी बात क्लियर हो रही है क्या? एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है, ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है, कि जब x इक्वल टू 3 है तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर 9 होगा ही, और कहां जाएंगे अपन? तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ट्रू है। वहीं हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 में आप देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 3। अब इसको फिर से हम हिंदी में समझें, क्या कहा जा रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का से ये बात प्रूव होती है, या फिर इसका ये मतलब है कि x 3 के बराबर होगा। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि x तो -3 भी हो सकता था ना। अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर 9 है तो ये बात क्लियर हो गई क्या कि x 3 ही था? मैं कहूं -3 था तो नहीं मानोगे? मानोगे ही। इसका मतलब कि x इक्वल टू, ये स्टेटमेंट कि x स्क्वायर 9 था, इसका ये मीनिंग हो गया कि x 3 के बराबर है, गलत है, क्योंकि x -3 भी हो सकता था। ये इंप्लाइज में एक दिक्कत आई। अब फिर से और कोशिश करते हैं आपको दिक्कत में डालने की। स्टेटमेंट 3 अपन ऐसा कुछ ले लेते हैं हम, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 3। अब बताइए क्या सोचेंगे आप? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंप्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू 3। ज्यादा आसान है, गणित थोड़ी समझने की जगह हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में समझ लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। क्या कहा जा रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इससे ये बात क्लियर होती है कि x 3 नहीं था। ऐसे क्लियर होता है क्या? एक्स स्क्वायर 9 है, इससे ये बात क्लियर होती है कि x 3 नहीं था। ये बोला ना, x, इस स्टेटमेंट की अंग्रेजी या हिंदी क्या लिखोगे? x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 के बराबर नहीं था। बीच में हमने क्या कहा? इससे ये बात क्लियर होती है, किससे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से ये बात क्लियर होती है कि x 3 के बराबर नहीं था। ऐसी बात है क्या? नहीं, ये गलत है, ठीक है? ये कहने का ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि x 3 होगा ही नहीं, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है? अब आप देखिए, अगर मैं ऐसा बोल दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इस बार आप क्या बोलेंगे इसको? डज नॉट इंप्लाई एक्स इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका क्या बोल देंगे? अब यहां क्या बोलते थे? इसका मतलब ये है, तो अब क्या बोलेंगे? इसका ये मतलब नहीं है कि x 3 के बराबर था।
यही हुआ ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का ये मतलब नहीं है कि x इक्वल टू 3 था, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल, पिछली बार क्या था, एक्स स्क्वायर 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का ये मतलब है कि x 3 के बराबर नहीं था। अब क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का ये मतलब नहीं है कि x इक्वल टू 3 के बराबर था। ये बात तो ठीक है ना, इससे हम डायरेक्टली ये मतलब निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। और इसने यही चीज बोली है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का ये मतलब नहीं है कि x 3 के बराबर था। 3 और -3 दोनों हो सकते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज आपको आगे दिक्कत देगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह जब सॉल्व करने जाओगे। अभी से इसका थोड़ा बैकग्राउंड ले लो। साइन एक्स अगर मेरे पास मान लो मैं कहता हूं 1 है, ठीक है, साइन एक्स 1 है तो कॉस एक्स पे क्या कमेंट करोगे, 0, पक्का ना। साइन एक्स अगर 1 है कॉस एक्स 0 होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो मैं ऐसा लिखने का ट्राई करता हूं, साइन एक्स इक्वल टू 1 इंप्लाइज कॉस एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही हमने कहा साइन एक्स 1 है तो इसका ये मतलब भी साथ में हो गया, साइन एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि कॉस एक्स 0 होगा, यही कहा जा रहा है, ये सही है। अब उल्टा अपन लेते हैं कि cos x इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब है कि sin x इक्वल टू 1 होगा। अब ये बताइए आप, इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है। cos x इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि sin x इज इक्वल टू 1, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। sin x प्लस 1 के साथ -1 भी हो सकता था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा यूज पड़ेगी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह आगे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कि ये जो जनरली आपके पास जितने मिसकंसेप्शंस होते हैं, जितने भी ऐसे कुछ आइडियाज होते हैं जिनके बारे में आप क्लियर नहीं होते, उनको यहाँ पे एक बार को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ये 3 सिंबल्स हमने यूज किए हैं। एक और चीज जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, उसको भी हम फिर से यूज करते हैं एक बार। देखिए, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव का मतलब ऐसा नंबर जो कि निगेटिव नहीं है, और अगर निगेटिव नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो पॉजिटिव ही होगा। उसका यह मतलब हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज इट मे बी 0, ठीक है। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि 0 या फिर, ठीक है, पॉजिटिव, ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव नंबर, इट मे बी 0 और पॉजिटिव। तो अंडर रूट के लिए हमने ये बात आपको पहले भी बता रखी है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल्दो अभी भी गलतियां होंगी, लेकिन अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, 0 या फिर पॉजिटिव साइन के साथ ही आता है, ठीक है। अब आप देखिए, इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करें, थोड़ा सा और भी ज्यादा आप ले लें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि x8 और यहाँ पे 8th रूट लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब आप समझते होंगे, शर्ट्स के बाहर अगर हमने 8 लिख दिया तो x रेज टू पावर 8 का 8th रूट, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी या फिर 0 आएगी, ठीक है। कोई भी यहां पे अगर इवन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इवन नंबर का मतलब है कि आउटकम कैसा होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव, या सॉरी मतलब मैं कहूं तो नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। जैसे आप इसको बात कर लीजिए, तो आउटकम जो भी आएगा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा। इस तरीके की कोई भी बात हम इस केस में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 7th रूट किसी चीज का था और 7th रूट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होगा या फिर नॉन नेगेटिव होगा, ऐसी बात नहीं करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। कब हमने कहा ये सारी बातें, जबकि हमारे पास शर्ट्स कैसी हो, इवन वाली हो। जैसे यहाँ 8th रूट था, 4th रूट था, यहाँ पे कहें तो 2nd रूट था। ऐसे केसेस में जब यहाँ पे इवन हो तब हम बोलेंगे कि रिजल्ट हमेशा हमारे पास कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक है, अगर हम कहें फंडामेंटल्स, आप एक तरीके से कहिए कहां से स्टार्ट हुए, तो यहां से हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने नंबर सिस्टम की बात की, नंबर सिस्टम के अलावा हमने कुछ अपने मिसकॉन्सेप्शंस की बात की, अब हम कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज में क्या है, सबसे पहले अगर हमें कहीं ऐसा दिया जाता है, ठीक है, पहले मैं समझा लेता हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा या फिर उसके ऑपरेशंस किस तरीके के हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, और कहा जाए कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ऐसा बोल दिया गया है, तो मैं इसमें क्या क्या ऑपरेशंस और अप्लाई कर सकता हूं। अगर ऐसा गिवन है, इफ a इज ग्रेटर देन b, दिस पार्ट इज गिवन ऑलरेडी, इसके बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट्स बताए जा सकते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर मैं मान लो कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही दोनों साइड ऐड कर दूं
तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? अगर a b से बड़ा था और दोनों साइड मैंने मान लो कि k ऐड कर दिया तो अभी भी ऐसा ही रहेगा भाई, a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के। k पॉजिटिव निगेटिव हो कैसा है इससे कोई फर्क तो नहीं आएगा ना शायद, पक्का। तो a प्लस के ग्रेटर देन b प्लस के, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर अगर हमने दोनों साइड इनइक्वालिटी के ऐड कर दिया तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रह जाएगी। ये एक्सप्रेशन मैं बोल सकता हूं करेक्ट है। ये हमारा पहला ऑपरेशन है, ठीक है, कि a और b दोनों साइड अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमने ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज जो पहले था वैसा ही रह जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैंने ऐड किया है सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी तो ऐसी बात रहेगी ना, अगर दोनों ही साइड में k को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी ऐसी ही बात रहेगी, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। अब और आगे क्या बोल सकते हैं? आगे अपन ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए अगर मैं a में इस नंबर से अगर मैं सोचूं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने में क्या इफेक्ट आएगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a इंटू के b इंटू के? चलो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी कैसी लगाऊं? सोचो थोड़ी देर के लिए, इनइक्वालिटी पे क्या कंडीशन लग सकती है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच लो कि दो नंबर्स हैं, a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, ठीक है, मान लो a को 5 मान लो, b को 3 मान लो, तो क्या मैं ऐसा इसमें किस तरीके की इनइक्वालिटी लगाऊंगा? तो आप खुद से समझ सकते होगे कि ये a इंटू के, ठीक है, और ये b इंटू के, यहां तक तो ठीक है, लेकिन k कैसा था ये भी मैटर करेगा। k अगर पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, मेरे पास 5 था a, b था 3, ठीक है, तो अगर a 5 था b 3 था तो इस तरीके की इनइक्वालिटी प्लेस हुई होगी। अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बन गया, ये 6 बन गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 ग्रेटर देन 15 बन गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा -3। तो अब देखो इनइक्वालिटी तो पलटनी पड़ेगी ना, ये बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो अब देखिए इस एक्चुअली ऑपरेशंस में आपको यही समझना है कि कब इनइक्वालिटी पलटेगी, कब इनइक्वालिटी किन ऑपरेशन से नहीं पलटेगी, किस तरीके से हम उस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यही समझना है आपको, ठीक है। तो a इंटू के b इंटू के को हम कंपेयर करना चाह रहे थे। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक मेरा k पॉजिटिव था तब तक इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने k को नेगेटिव डाला इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। और ऑफ कोर्स हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, k की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरीके का एक्सप्रेशन देगा, जो पुरानी इनइक्वालिटी थी वो एज इट इज मेंटेन रह जाएगी। लेकिन जब आप k कोई नेगेटिव क्वांटिटी लेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पे भी हम कह रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट बट दिस मींस कि k शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a इंटू के, ठीक है, लेस देन b इंटू के हो जाएगा इफ k इज लेस देन 0। अगर k हमारा नेगेटिव था तो हमने जब मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारी इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या बात हुई यहां पे? हमने कहा एडिशन से तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो जिस टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है वो टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो टर्म पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म में अपन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके का। मान लीजिए कि अपन ले लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स डिवीजन से आप कंपेयर कर ही सकते हो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं a ग्रेटर देन b पे अगर हम स्क्वायर्स वगैरह अप्लाई करना चाहें तो अगर a मेरा ग्रेटर देन b है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा? बोल सकता हूं क्या? थोड़ा सोचो इस चीज के बारे में, अलग अलग a और b के कॉम्बिनेशंस लेके ट्राई करो कि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर ऐसा बोला जा सकता है क्या कि अगर a ग्रेटर देन b था? ठीक है, मैं इसका एक बार को आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए a के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास था 5 ग्रेटर देन 3, मैं यहां पे फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, एग्जांपल आपको इधर लेकर के समझा रहा हूं। 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, आपने स्क्वायर किया खुशी खुशी, स्क्वायर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी भी आप खुश हो गए। लेकिन अब आगे बढ़े हम, -5 ग्रेटर देन कुछ होगा क्या? -5 ग्रेटर देन -7, ठीक है। अब आप स्क्वायर कीजिए, क्या हो रहा है?
यहां आ रहा है आपका 25 और यहां आ रहा है 49। आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ? ये साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। अच्छा, तो आप कहे अभी आपने सेकंड वाला तो आपने पढ़ ही लिया है, तो आपको समझ में इतना तो आ ही गया कि पॉजिटिव निगेटिव से कुछ चक्कर तो पड़ता है। अब पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा, फिर आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि भाई अगर मैं 5 ग्रेटर देन -3 लिखता हूं और अब स्क्वायर करता हूं तब तो मुझे ऐसा ही मिलेगा। फिर मैं और दिक्कत में आपको डालने के लिए ऐसा एग्जांपल ले लिया, 5 ग्रेटर देन मैंने -7 ले लिया, तो इस बार देखिए 25 और इधर से आएगा 49। इस बार इनइक्वालिटी साइन पलट गया। ठीक है, अब देखिए आप इस बेसिस पे, इन चारों रिजल्ट्स के बेसिस पे आप क्या क्या पर्टिकुलरली आप बोल सकते हैं। आप देखिए जब a ग्रेटर देन b था तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, बेसिकली मैं इनमें से किन एग्जांपल्स को यूज करूंगा, पहले 2 एग्जांपल्स को यूज करूंगा और इसके बेसिस पे अपनी थ्योरी बनाऊंगा। क्या है, a ग्रेटर देन b था मेरा, तो a स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा। कब ऐसा बोला मैंने? जबकि a और b दोनों पॉजिटिव हो। पक्का है, a और b अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ऑफ कोर्स ये वाला स्क्वायर बड़ा, ये वाला स्क्वायर छोटा ही रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा कि दिस थिंग इफ a एंड b आर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए हमने a और b दोनों निगेटिव थे मेरे, ठीक है, a और b दोनों निगेटिव थे। अब आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन कैसे भी ट्राई कर लीजिए, आप हमेशा देखोगे कि अगर a और b दोनों निगेटिव थे तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी साइन यहां पे मैंने पलट के लिखा है। a ग्रेटर देन b था, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाएगा। कब? इफ a b आर निगेटिव। अगर दोनों नंबर्स निगेटिव थे तो a स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा? b स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला एग्जांपल इसको प्रूव भी कर रहा है कि a ग्रेटर देन b था, a स्क्वायर कैसा हो गया? ग्रेटर देन लेस देन b स्क्वायर हो गया। इनइक्वालिटी साइन हमारी चेंज हो गई। वहीं पे अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों में एम्बिग्विटी है। जब कभी भी ऐसा हो कि इनइक्वालिटी के एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड निगेटिव है, तो स्क्वायर ही मत करो। ठीक है, कुछ भी करो स्क्वायर मत करो। क्या कहा गया कि जब ए बी पॉजिटिव है तब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो स्क्वायर। ए बी निगेटिव है तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कर लो स्क्वायर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर ही मत करो, यही सही है। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने स्क्वायर्स के टर्म्स में यहाँ पे डिस्कस की है। आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू इस बारे में बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने अवॉइड क्यों किया है ए और बी का वो कॉम्बिनेशन जबकि कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। अपन स्क्वायर करेंगे कब? जबकि दोनों पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं डालेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तो अपन इनइक्वालिटी को हर बार चेंज करके लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए कि अगर मैं मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, a ग्रेटर देन b है, अब मैं 1/a और 1/b की बात कर रहा हूं, क्या इफेक्ट आएगा यहां पे? 1/a और 1/b की अगर हम देखें तो 1/a, अगर मेरा a और b दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, a और b मेरे पास दोनों चीजें कैसी थी? पॉजिटिव थी। तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव थे तो मैं कह सकता हूं क्या ऐसा होगा? फिर से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गणित में सॉल्व करके बता रहा हूं, ये अपने आप नॉर्मल एग्जांपल से इसी तरीके नंबर्स लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 5 ग्रेटर देन 3 था, 1/5 1/3, ठीक है, इतनी बात। बिल्कुल इसी तरीके से -5 अगर हमारा देखें, -5 हमारा लेस देन -3 था, है ना। अब आप रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा? -1/5 इधर आएगा -1/3। क्या हुआ? ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई ना, निगेटिव है और अगर हम कहें मैग्नीट्यूड वाइज तो ये छोटी है 1/5, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी बड़ी हो गई। तो -1/5 ग्रेटर देन -1/3। अच्छा, ये दो चीजें ऑब्जर्व हो गई। तो इनके बेसिस पे हमने ये कंपेयर करने गए थे हम, ठीक है। अभी हम और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए 5 ग्रेटर देन -3 था, 5 ग्रेटर देन -3 पे अगर हम कहें तो 1/5 और -1/3, ठीक है। इनमें भी हम अवॉइड करेंगे ऐसा केस जबकि एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव लिख रखा हो, ठीक है। उसमें फालतू में एम्बिग्विटी होगी, वो चीज को हम अवॉइड करेंगे। अपन क्या कहेंगे कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ये बात हम एज इट इज लिख सकते हैं। एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव होगा तो ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होने के बाद भी जो पॉजिटिव साइड रही होगी वही बड़ी रही होगी, है ना।
भाई ए अगर पॉजिटिव है बी निगेटिव है, रेसिप्रोकल करोगे तो इधर तो निगेटिव ही रहेगा ना, और इधर कैसा रहेगा, ठीक है, इधर अपना निगेटिव ही रहेगा और इधर अपना कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आप समझ सकते हो। मैं बेसिकली जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल समझा रहा हूं। ये बात तो आप समझ ही सकते हो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमेशा बड़ी ही होगी। ये बात तो आप समझ ही सकते हो। मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे लेस देन लिख दिया था, वो ग्रेटर देन होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ए और बी, ए ग्रेटर देन बी था जैसे यहां पे, तो 1/a लेस देन 1/b बोलेंगे इफ ए बी आर पॉजिटिव। दोनों ही कैसे थे, पॉजिटिव थे। इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि भाई मेरा a लेस देन b था, लेकिन 1/a कैसा हो गया, ग्रेटर देन हो गया, मतलब इनइक्वालिटी पलट गई। तो अगर a मेरा ग्रेटर देन b रहेगा, है ना, इफ a ग्रेटर देन b, है ना, देन 1/a इनइक्वालिटी पलट दो। कब, इफ a b आर निगेटिव। और जब दोनों अपने पास साइन अलग अलग हो तो हम डायरेक्टली वैसे ही बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वही बड़ा होगा, जो निगेटिव है वो छोटा होगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल्स का केस हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट एक बार को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर था इनइक्वालिटी के लिए, दो पार्ट्स लेता हूं मैं। एक दिया हुआ है a ग्रेटर देन b एंड एक और दिया हुआ है इनइक्वालिटी c ग्रेटर देन d। ठीक है, a ग्रेटर देन b भी गिवन है, c ग्रेटर देन d भी गिवन है। तो इसके बेसिस पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं ना, a प्लस c विल बी ग्रेटर देन b प्लस d। कह सकते हैं क्या भाई, a b से बड़ा था, c d से बड़ा था, तो दोनों बड़े वालों का जोड़ अभी भी ज्यादा होगा दोनों छोटे वालों के जोड़ से, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे हम। एडिशन पे केवल कमेंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी पे भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। नो सच कमेंट, नो सच कमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में एक केस आएगा, अभी मैं आपको वो चीज समझाता हूं आगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले मैं डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह क्यों अवॉइड करने की बात कर रहा हूं वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास था कि 5 ग्रेटर देन 3 है ना, और आप देखिए मैं मान लेता हूं कि 3 ग्रेटर देन 2 है ना। अब आप देखो जब डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, अब डिफरेंस लो इस साइड का, 2 ग्रेटर देन 1, आप खुश हो गए। फिर हम उल्टा लेते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 को ऊपर लिख दिया, 5 ग्रेटर देन 3 को नीचे लिख दिया। अब देखिए डिफरेंस लोगे आप, -2 आएगा, यहां पे कितना आएगा, -1। इस बार तो इनइक्वालिटी पलट गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि हमने ऊपर कौन सा लिख दिया, नीचे कौन सा लिख दिया। और इसी वजह से ये वाला सब्ट्रैक्शन पे हम कमेंट नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करता हूं। होप कि ये वाली चीज आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि क्यों हमने अवॉइड किया है यहां सब्ट्रैक्शन पे कोई भी कमेंट करना। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या स्टेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या चीज आएगी, मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी डी, अगर एक केस ऐसा लूं कि सब कुछ पॉजिटिव है, ए बी सी डी सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो भाई दो बड़े पॉजिटिव्स का मल्टीप्लिकेशन दो छोटे पॉजिटिव्स के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ए सी ग्रेटर देन बी डी। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज के कुछ ऑपरेशंस हो गए जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे कुछ और भी ऑपरेशंस देखेंगे, ऐसे ऑपरेशंस जो कि एक्चुअली इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑपरेशन, नेक्स्ट जो भी अपना हो, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा कह लीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मतलब मुझे नंबरिंग नहीं याद है, आप नंबरिंग आगे कंटिन्यू कर लेना। इफ ए ग्रेटर देन बी, ये पार्ट हमने कहा था, ये पार्ट गिवन है, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि जब मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी मैंने वैसे कोई स्पेशल केस नहीं है, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। हमने जब के से मल्टीप्लाई किया था तो उसका क्या मतलब होता था, के मतलब कुछ भी रख दो। अब उसी के की जगह पे अगर मैं -1 रख दूं तो क्या इफेक्ट आएगा, -a और यहां -b, लेकिन हमने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, किससे, -1 से, तो इनइक्वालिटी साइन मेरा पलट जाएगा।
इफ a ग्रेटर देन b देन माइनस a लेस देन माइनस b। ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? अब अगर ये बात ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये चीज आपको फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी कि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस साइन से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई या फिर -1 से डिवीजन, तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। इस बात को हम केवल यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन सोचते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये भी देख लें कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का दिया गया कि ये बल्कि a ग्रेटर देन b से रिलेटेड नहीं, आप अलग से इसको पॉइंट देखो। वो पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन अवॉइड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज अवॉइडेड, ठीक है, अनलेस वी आर श्योर ऑफ द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम तब तक अवॉइड करेंगे अगर ऐसा कुछ लिखा गया a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी, ये अगर दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अवॉइड करेंगे। अभी तक इक्वलिटी रहती, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता, आपने को एडी कर दिया, बीसी कर दिया, है ना, सब मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अब यहां दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटी के केस में हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, उसका रीजन है। अब आप अगर b से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इफेक्टिवली आपने क्या सोचा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब यहां क्या होगा, अगर मैं b को इधर भेजता हूं, d को इधर भेजता हूं, या पहला स्टेप केवल मैं लेता हूं b को इधर भेजने का, मैंने ये सोचा होगा कि भाई मैं b से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं। कह सकता हूं मैं b को इधर भेजने का मतलब क्या है कि दोनों साइड मैंने b से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने दोनों साइड b से मल्टीप्लाई किया और मुझे b के साइन के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं फाइनली रिजल्ट कैसे लिखूंगा। मैंने अभी बताया था ना कि जब आप एक पर्टिकुलर नंबर से a के b के वाला जो कंपैरिजन था, a के को ग्रेटर देन b के बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि k का साइन क्या है। तो उसी तरीके से यहां पे अगर मैं b से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे पहले b के साइन के बारे में पता रहना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई चलो b जो मेरा हमेशा पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहीं अगर b मेरा निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, यही फर्क पड़ेगा ना। b अगर एक निगेटिव नंबर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। देखो अपन कह रहे हैं कि अगर b पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में करना चाहूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, a ग्रेटर देन b c बाई डी, ऐसा ही बनेगा ना। b मेरा पॉजिटिव नंबर था, b से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर a बचा, इधर बचा b c बाई डी। b पॉजिटिव था इसलिए हम इस तरीके का कमेंट कर पाए। अगर मेरा b निगेटिव होता तो क्या करते, b से मल्टीप्लाई करते, इधर a आता, इधर मल्टीप्लाई करते b c बाई डी आता। लेकिन b अगर मेरा निगेटिव रहता तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। यही था ना, a के लेस देन b के हो जाता है ना। तो मुझे ये पता होना चाहिए था कि b मेरा कैसा है। b मेरा पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे इफेक्ट नहीं आएगा, b निगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे इफेक्ट आएगा। अब वहीं पे अगर मान लीजिए b कुछ लिखा हुआ है x+4, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया x+4, पता नहीं x+4 पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कुछ वैल्यूज के लिए x+4 निगेटिव भी हो सकता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है क्या। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 2/x इज ग्रेटर देन x/x+4, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि x को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव था तब तो ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रह जाएगी, निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन पलटेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। कब कर सकते हैं, जब हम श्योर हो साइन के बारे में। साइन के बारे में अगर श्योर है कि b हमेशा पॉजिटिव है तो कर दीजिए, b हमेशा नेगेटिव है तो भी कर दीजिए। इनइक्वालिटी साइन लेकिन पलटना ना भूलें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन को पलट दें बिल्कुल, कब, जबकि b हमारा कैसा था, नेगेटिव था। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे आपको सोचना है कि आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ज्यादा क्लैरिटी से रिलेट कर सकते हो। b को इधर नहीं भेज रहे हो, आप ये सोचो कि आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप b से मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचोगे तो आपको तुरंत ये दोनों चीजें ध्यान आएंगी कि b मेरा कैसा है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे हम अवॉइड करेंगे। हमारा प्रोसेस क्या होगा सॉल्व करने का, अगर मान लीजिए कहीं पे दिया गया है कि a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि a बाई बी माइनस सी बाई डी, इसको इस साइड लेके आएंगे और इधर जीरो बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जगह हमारा प्रोसेस क्या होगा, c बाई डी को इधर लेकर के आना। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं, मान लीजिए कि a प्लस बी। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत रहती है, कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उनको कंफ्यूजन ये हो जाता है कि उन्हें पहले से दिया हुआ है a ग्रेटर देन बी सी बाई बी, है ना। अब वो कहेंगे कि मैं काटूंगा ही नहीं, बी पता नहीं कैसे साइन क्यों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बी सी बाई डी ऐसा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बी सी बाई बी। अब बी दिया हुआ है तो बी तो कैंसिल करो यार, बी कैंसिल करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर ये पहले ही दोनों बी साइड दिए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब दिक्कत थी, जबकि हम बी के साइन के बारे में नहीं श्योर थे और हम बेसिकली बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप यहां बी से मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हो, ये चीज पहले ही बी यहां पे लिखी हुई है, काट दो यार बी से बी को। दोनों माइनस होंगे, मतलब अगर माइनस होंगे तो दोनों होंगे ना, दोनों प्लस होंगे, ऐसा ही होगा। रेशियो तो +1 ही आना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली चीज नहीं है अपने को करनी है कि यहाँ पे हमें एक साइड में ही दिया हुआ था लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की चिंता कर रहे थे, ऐसा नहीं सोचेंगे। ठीक है, जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपको सोचना पड़े, आप ये सोच लो कि डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वो मल्टीप्लीकेशन वाले कंसेप्ट से आप सोचने जाओगे तो आप हमेशा क्लियर रहोगे कि मुझे इनइक्वालिटी का क्या करना है, या फिर मैं मल्टीप्लाई कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये बात ध्यान रखिए, श्योर ऑफ द साइन, मतलब जब तक हम श्योर नहीं हो जाते एक्सप्रेशन के साइन के बारे में, तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कह लें कि मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। अब देखिए, ऐसा अगर दे दिया जाए कि a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस सी, अब इसमें कोई तकलीफ, a कट जाएगा ना, b ग्रेटर देन c तो होगा ही। ये बिल्कुल वो पहली वाली प्रॉपर्टी जैसा ही है, b ग्रेटर देन c था, दोनों साइड हमने a ऐड कर दिया, अब हमने a को हटा दिया, इतना ही फर्क है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे कि a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस सी है। ठीक है, तो ये b ग्रेटर देन c आएगा ही आएगा। अब एक और केस देख लेते हैं, ए बी ग्रेटर देन ए सी मान लीजिए आपको दिया हुआ है, a इंटू बी ग्रेटर देन a इंटू सी, है ना। अब आपको इसको क्या करना है, आप इसमें a नहीं कट करने जाएंगे, क्योंकि फिर से वही बात है कि a का साइन क्या था और मल्टीप्लीकेशन किस तरीके का हुआ है। a अगर निगेटिव रहा होगा, बेसिकली 1 बाई ए से तुम मल्टीप्लाई करो, है ना। a को कट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड 1 बाई ए से मल्टीप्लीकेशन। अब आप 1 बाई ए से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको साइन तो पता होना चाहिए ना कि 1 बाई ए कैसा था, पॉजिटिव था, निगेटिव था, क्या था। अब अगर ये 1 बाई ए पॉजिटिव था तो मल्टीप्लीकेशन के बाद भी साइंस इनइक्वालिटी का एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर 1 बाई ए निगेटिव था तो इनइक्वालिटी साइन अपनी पलटनी चाहिए थी। तो ये सारे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपन इस तरीके से ही डील करेंगे। a इसको इस साइड लेते आओ, ए बी माइनस ए सी ग्रेटर देन 0। अपने को राइट साइड में 0 दिखता है तो अपने को खुश हो जाना चाहिए। इनइक्वालिटी के एक साइड 0 दिखे तो ऐसा लगेगा कि आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो राइट साइड में 0 पे बहुत खुश होने की जरूरत है। यहां पे आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे a को, बचेगा b माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। और इस बेसिस पे हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारे इनइक्वालिटी के आप कहिए तो प्रॉपर्टीज हो गए, जो कि ये सारे रह गए हमारे पास कि इनको यूज भी करना पड़ेगा हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम पे, कि ऐसी कौन सी x की वैल्यूज हैं जो कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन पे पॉज करिएगा और वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि a बिलोंग्स टू मान लीजिए दिया गया 2 से 5, है ना, और b बिलोंग्स टू दिया गया आपको मान लीजिए 3 से 7, है ना, इस तरीके का क्लोज्ड इंटरवल भी लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी की मैक्सिमम, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, सबकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है मेरे को। क्या चाहिए मुझे, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की ही मिनिमम वैल्यू चाहिए, a माइनस बी की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और a माइनस बी की मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये बात है मेरे पास। कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद से सोचिए एक बार को, इसका बहुत मतलब इसमें कोई
बहुत स्पेस रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। आप बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ए में कौन से एलिमेंट हैं, 2 से 5 तक के, बी में कौन से एलिमेंट हैं। आपको इन एक्सप्रेशंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अब वीडियो पॉज करके आसानी से एक बार को थोड़ा समय दे करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं इसके सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूं। ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या चाहूंगा कि ए से भी मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिले, बी से भी मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू मिले। तो ए लॉजिक आप सुनना, आंसर से उतना मतलब नहीं है, लॉजिक, ठीक है। पूरे 2 साल में आपको लॉजिक समझना है। ए प्लस बी मैक्सिमम अगर चाहिए हमें, तो ए प्लस बी मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, ए की सबसे बड़ी वैल्यू में चाहूंगा, बी की सबसे बड़ी वैल्यू चाहूंगा। ए की सबसे बड़ी वैल्यू 5 होती है, बी की सबसे बड़ी वैल्यू 7 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहां क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 5 तो है ही नहीं, 7 है ही नहीं। 7 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। तो जब हम ए प्लस बी को मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, ए से सबसे बड़ी वैल्यू उठाने का चाहेंगे, बी से सबसे बड़ी वैल्यू उठाना चाहेंगे, 5 और 7 उठेंगे और अपने पास सम कितना आ जाएगा उनसे 12। फिर आप देखिए ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जब निकालनी होगी तो अपना क्या टारगेट रहेगा कि भाई सबसे छोटा ए उठा लो, सबसे छोटा बी उठा लो, है ना। सबसे छोटा ए उठाओगे 2, सबसे छोटा बी उठाओगे 3, तो इनका सम 5, तो मिनिमम कितना आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं, यहां तक तो सभी ने सही किया होगा, गलतियां यहां से स्टार्ट होंगी। a माइनस बी मैक्सिमम, a माइनस बी मैक्सिमम कैसे होगा, आप खुद सोचो। a में से b को घटाना है और उस डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, कैसे होगा, तभी होगा ना जबकि a को मैं बड़े से बड़ा लूं और b को छोटे से छोटा लूं, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो पाएगा। तो a को बड़े से बड़ा लेने के लिए, या फिर a को बड़े से बड़ा अगर हम लेना चाहें तो क्या आएगा, a सबसे बड़ा 5 पे हो सकता है और b सबसे छोटा कहां हो सकता है, आप समझ आ रहे हैं क्या। a माइनस बी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो अपना टारगेट क्या है, a सबसे बड़ा रहे और b छोटे से छोटा रहे, तभी तो बीच का गैप ज्यादा हो पाएगा। तो a सबसे बड़ा 5, b सबसे छोटा 3, तो यहां पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 माइनस 3, ये वैल्यू 2 होगी मैक्सिमम। अब आप मिनिमम की बात करो तो ये मिनिमम वैल्यूज कैसे आएंगी। अब आप सोचो a माइनस बी को मिनिमम करना है, मैं क्या चाहूंगा, a सबसे छोटा हो और b सबसे बड़ा हो, तभी तो a माइनस बी सबसे मिनिमम हो पाएगा। a सबसे छोटा हो और b सबसे बड़ा हो, तभी तो a माइनस बी अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। यहां आप लोगों ने इन दोनों में रॉन्ग किया होगा। a सबसे छोटा कौन सा पॉसिबल है, 2। b सबसे बड़ा कौन सा पॉसिबल है, 7। तो इसका मतलब a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -5। क्या कहा गया, जब हमें a माइनस बी को मैक्सिमाइज करना था तो हम क्या सोचते थे कि a सबसे बड़ा लें और b सबसे छोटा लें, सो दैट कि a माइनस बी मैक्सिमम हो पाए। a माइनस बी मिनिमम लेने के लिए क्या करेंगे, तो a को सबसे छोटा लेंगे और b को सबसे बड़ा वाला उठाएंगे, सो दैट कि ये डिफरेंस मिनिमाइज हो पाए। तो ये हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड रहा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सॉल्विंग इनइक्वालिटीज और उसका मीनिंग क्या है। तो ये हमारा लेक्चर 1 आज का खत्म होता है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करते हैं। आज के बेसिस पे जो असाइनमेंट थे बहुत ज्यादा, आज तो आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाई नहीं गई है, मेनली नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और इनइक्वालिटीज वगैरह का जो मेनली ऑपरेशंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।